नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में एक बार स्वागत है। एएलपी टेक्नीशियन सीरीज को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है उससे संबंधित एक नया सेट लेकर आया हूं और आपका लाइक सब्सक्राइब प्यार दुलार बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, इसलिए ड्यूटी से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए सेट बनाता हूं। और बीच बीच में बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, कुछ लोगों का कमेंट नहीं आता है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाए वो कमेंट पक्का करें। कमेंट करने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो कमेंट कीजिएगा उसका आंसर आपको याद रहेगा। यह किसी भी चैनल का वीडियो कोई भी देखते हो तो कमेंट करने का आदत डाल लें आप लोग, इससे आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, आज 29/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का सेट लेकर आया हूँ। इसमें नाम का सिर्फ दोस्तों रहता है 20-30 क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं 100 क्वेश्चन से ऊपर का, जीके जीएस करेंट ये सब हो जाता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनते चलें। तो आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किस भारतीय मॉडल ने जीती है। दोस्तों 2017 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता चीन में हुआ था और इसको भारतीय मॉडल मानुषी छिल्लर जी थे। मानुषी छिल्लर ने इसको जीत लिया था और इस प्रकार से टोटल 6 भारतीय महिलाओं ने इस टाइटल को जीत लिया है। इसका स्थापना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का स्थापना 1951 में हुआ था। मुख्यालय इसका लंदन में है और एरिक मार्ले जी इसके संस्थापक है। याद रखिएगा, हो सकता है एरिक मार्ले, क्योंकि वर्ल्ड में ये फेमस कंपटीशन है। एरिक मार्ले जी। वर्तमान में अगर करेंट की बात करें दोस्तों तो क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। ये कहाँ की हैं, किस देश की? चेक गणराज्य की हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको करेंट में कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत दोस्तों, भारत के मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। 9 मार्च 2024 को क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने ही यह अवार्ड 2024 का मिस वर्ल्ड 24 टाइटल जीत लिया है। भारत के 6 ऐसे महिलाओं ने ये इस टाइटल को जीता है। 6 में से पहला, या आप बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि पहला कौन मिस वर्ल्ड, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थे, उन्होंने कब जीता था। दूसरा से मैं बता देता हूँ। पहला तो जो जीत लिए थे, दूसरा ऐश्वर्या राय बच्चन अभी जो है 1994 में जीते थे। डायना हेडन 1997 में। अच्छा, युक्ता मुखी 1999 में जीते थे। और पीसी प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में इन्होंने जीता था। और एक मानुषी छिल्लर जो अभी पढ़े ही हैं 2017 में। तो इतने 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता अपने नाम किया है, टाइटल को भारतीय 6 महिलाओं ने। तो पहला का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मानुषी छिल्लर इसका आंसर होगा। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं? तो एकमात्र क्रिकेटर रोहित शर्मा जी हैं, जो एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरा शतक लगाने वाले हैं। इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसा परिवर्तन जो फिर से अपनी, जिसमें पदार्थ फिर से अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे मान लिया जाए पानी से वाष्प बनना, लेकिन वाष्प को फिर ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, तो मूल अवस्था में वाष्प आ जाता है। लेकिन दूध का दही में परिवर्तित होना, तो दूध मूल अवस्था था, लेकिन दही को फिर से हम दूध, यानी कि दही को फिर से मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए दूध का दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे मक्खन का खट्टा होना, मक्खन जब खट्टा होगा तो फिर से वो मक्खन जैसा शुरुआत में वाला जो सिचुएशन में नहीं आ पाएगा, तो ये परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी देख लीजिए दोस्तों, ऐसे भी मिला सकते हैं। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, सेम बात ही है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, फिर ठंडा होकर मूल अवस्था में आ जाएगा। लोहे का चुंबकीयकरण करना, फिर से वो लोहा का चुंबकत्व तो लौट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में GST के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? भारत में GST का सबसे उच्चतम
कितना परसेंट हाईएस्ट जीएसटी भारत में लिया जाता है दोस्तों? तो हाईएस्ट जीएसटी 28% भारत में लिया जाता है। जीएसटी बताना, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ दोस्तों। आज जीएसटी के भारत में 5 स्लैब चलते हैं। एक 0% जीएसटी है, यानी कि जीएसटी नहीं लिया जाता है कुछ वस्तुओं पर। उसके बाद 5% जीएसटी है, फिर 12% जीएसटी है तीसरा स्लैब, चौथा स्लैब 18% जीएसटी है, और सर्वाधिक उच्चतम स्लैब जो है वो 28% जीएसटी लिया जाता है। जैसे मोबाइल वगैरह चाहे और भी बढ़िया बढ़िया महंगे चीज़ों में ये सब 28% जीएसटी लगता है। जीएसटी का जनक जो है फ्रांस देश कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे, फ्रांस देश को जीएसटी का जनक कहा जाता है। ये शायद 1954 में ही या 52 में ही जीएसटी का ये लागू कर दिया था। उतना नहीं पूछेगा, सिर्फ याद रखना है कि जीएसटी वर्ल्ड में सबसे पहले कौन देश ने लागू किया था, तो फ्रांस ने किया था। जीएसटी भारत में 101वां संविधान संशोधन से लागू हुआ है। जीएसटी भारत में 100, अच्छा, किस संविधान के किस अनुच्छेद में है जीएसटी का वर्णन, उसका कमेंट में आंसर देंगे आप लोग। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु होता है दोस्तों, उसमें सबसे बाहरी सेल में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही आप सहसंयोजी बंधन बना देता है या फिर किसी प्रकार से अष्टक पूरा करने का चक्कर में अपना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु के त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार मापने के लिए किया जाता है। कोई भी त्रिज्या, जैसे ये मान ले, ये कह रहा है कि त्रिज्या का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये त्रिज्या मान लिया जाए, वृत्त का ये त्रिज्या है, आर है, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे? पूरे वृत्त के आकार को मापने के लिए करेंगे कि नहीं? इधर जितना त्रिज्या है आर, तो इधर भी आर ही होगा, यानी कि टोटल वृत्त का त्रिज्या 2r हो जाएगा। तो यानी कि पूरा वृत्त का आकार 2r के व्यास के बराबर है, मतलब उतना चौड़ा से उसका पूरा फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसी तरह से परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग पूरे परमाणु के आकार को जानने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या को क्या चीज़ में मापते हैं दोस्तों? तो एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम को ए के ऊपर डॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 110 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों न्यूमेरिकल में सर्वप्रथम लिख लेने का प्रयास करें कि क्या क्या दिया है, उसके बाद थोड़ा दिमाग काम किया रहेगा, पढ़े रहिएगा, तब बिना पढ़े वालों का तो कुछ नहीं हो सकता है। अब कोई आदमी, आप लोग जैसे यहाँ पे दिन रात सेट सुन रहे हैं मेरे, चाहे किसी और भी चैनल का सुन रहे हैं, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो यहाँ टाइम ही नहीं दे रहा है, तो टाइम नहीं देने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं। लड़ने वाले ही ना हारेंगे या जीतेंगे, जो बैठ के घर में रहेंगे उसको कुछ नहीं हासिल होगा, ना जीतेगा वो ना हारेगा। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान किसी का है, एम दिया हुआ है 10 kg, न्यूटन बल है, यानी कि एफ हमारा दिया हुआ है 20 न्यूटन, और त्वरण मांग रहा है ए कितना होगा वाट। एक सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों, एफ बराबर एम ए। एफ हमारा 20 न्यूटन है, एम है 10 और ए है मांग रहा है, तो ये 10 दोस्तों इधर 20 साइड में आ जाएगा। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 20 अब बटे 10 हो जाएगा, यानी कि 2। और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का सूत्र है, शक्ति के बारे में देखते हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, ज़्यादा मत करो बाट लगा देंगे, शक्ति से अपना वो शक्तिशाली रहता है जो कहता है बाट लगा देंगे। तो शक्ति का मात्रक बाट होता है, और सूत्र शक्ति का दोस्तों यहाँ कार्य बटे समय दिया हुआ है। याद रखेंगे कि कार्य बटे समय शक्ति का ये होता है, सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक बस न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करेंगे फिर से, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई को एफ से सूचित करते हैं, यानी कि 10 मीटर। हमेशा फोकल लंबाई को मीटर में ही निकालिएगा, अगर सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा तो। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाता है, ठीक। तब 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाता है। u बराबर दिया हुआ है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, चूँकि 20 सेंटीमीटर, चूँकि उत्तल लेंस है इसलिए इसका माइनस में होता है, ये सब पढ़े होंगे 10 में। और उसके बाद कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब यानी कि विजुअल इफेक्ट कहाँ कितना दूर पर बनेगा, v बराबर वाट। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी सूत्र पर हम लोग काम चलाते हैं। देखिए बैठाइए अब इसको, ये तो v हमको मांग ही रहा है, 1/v माइनस 1/u। u कितना है दोस्तों, तो u बराबर -20 है, तो -20 बराबर 1/f कितना है, f है 10। अब 1/v बराबर ये पूरा क्षेत्र को उधर लेके जाएंगे दोस्तों, तो ये पूरा क्षेत्र को उधर ले, माइनस माइनस है तो याद रखेंगे कि प्लस हो जाता है, तो 1/10 और ये यहाँ पे हो जाएगा, मान ले जाइए माइनस है तो उधर उल्टा साइड जाके प्लस 1/-20, तो यही माइनस और प्लस भी ऊपर में चल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये पूरे माइनस बन जाएगा। इसको कट कुट कर देते हैं, तब 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20। अब एलसीएम निकालिए, 20 दूना 10 दूना 20 माइनस 1 बराबर 1/20। अब 1/v इधर देख लेते हैं साइड में थोड़ा, 1/v रुकिए, 1/v बराबर 1/20, कोना कोनी गुना कर देते हैं तो v बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी, यानी कि कहता है जामा मस्जिद को कौन बनवाया था, इसका कहने का मतलब वो, तो जामा मस्जिद को शाहजहां बनाया था दोस्तों। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। औरंगजेब बहुत खूंखार था, ये तो सबको पता होगा। और शाहजहां के युग को, काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बागों का सुकुमार कहा जाता है बाबर को भी। हुमायूं 4 बाग प्रणाली को अपनाने वाला ये शासक था, तो इसको भी याद रखेंगे। जैसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है, उसी तरह से हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है, एवं चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे रखिए। तो जिसका संयोजकता बोलता है दोस्तों एक दूसरे को उल्टा, पहले क्या बोला, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al और O, Al माने एल्युमिनियम, O से ऑक्सीजन। आप संयोजकता मिला दीजिए, जिसका संयोजकता बोले उल्टा कर देना है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है यानी कि ऑक्सीजन 3 होगा, और ऑक्सीजन की 2 है यानी कि एल्युमिनियम 2 होगा। तब हो गया एल्युमिनियम का संयोजकता, यानी एल्युमिनियम के साथ जुड़ने वाला 3 है, ऑक्सीजन का संयोजकता यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला 2 है, तो Al2O3 एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है,
कौन अस्थाई ऊतक है जिसमें कि कोशिका मृत होती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं। तो ऐसा ऊतक जो आकार देने की क्षमता खो देता है। अस्थाई होता है, अस्थाई और अस्थाई को ऊतक दो प्रकार के होते हैं। अस्थाई मतलब अब वो अस्थिर हो गया, अब उसमें आकार देने की क्षमता खो गया, अब वो मतलब नया अंग का कोई आकार नहीं दे पाता है। अस्थाई मतलब वो अस्थाई होने के लिए आकार देते रहता है। तो याद रखेंगे कि अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं? तो एक ऐसा ऊतक जो आकार देने की क्षमता खो देता है उसे अस्थाई ऊतक कहते हैं, और जो आकार देने की क्षमता जिसमें बरकरार रहती है उसे अस्थाई ऊतक कहते हैं। तो इसमें स्क्लेरेनकाइमा ये जो है वो मतलब मृत कोशिकाओं में मृत होती है। सॉरी दोस्तों, उधर थोड़ा सा दूसरा काम आ जाता है बीच में। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण कहाँ? उदर गुहा मतलब पेट के गुफा के बाहर स्थित होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अंडकोश की थैली, वृषण मतलब जो टेस्टिस होता है हम लोग का, वो अंडकोश की थैली वो उदर गुहा के बाहर यानी पेट के बाहर में लटका होता है नीचे में। तो इसी को, क्योंकि इसमें शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं। इसका क्वेश्चन एक और आया था, पीछे वाला सेट में भी आया था, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 30 नंबर देखते हैं। एडोब सिस्टम का भारतीय अमेरिकी सीईओ कौन है? यानी कि एडोब के सीईओ पूछ रहा है दोस्तों। सीईओ अधिकांश एग्जाम में सीईओ पूछता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं। बहुत सारे कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। इनमें 2-4 का कमेंट कीजिए तो आप लोग। जैसे फेमस हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं वो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? यानी कि कहता है वनस्पति के भाग या फिर बीज, दो प्रकार से पौधा उगाते हैं। वनस्पति का भाग जैसे सहजन, ये सब मुनगा या सहजन बोलते हैं, उसका क्या गुलाब का पौधा क्या करते हैं? वनस्पति के भाग से ही उगा लेते हैं पहला। या तो कोई बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आम को बीज से उगा लेते हैं। तो कहता है वनस्पति के भाग या फिर बीज, ये दोनों में से किसी को छोड़ के इसके बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर। यानी कोशिका से नया पौधा अगर उगाते हैं तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, जो जिसमें ना तो वनस्पति का भाग लिया जाता है ना ही किसी पौधा का बीज लिया जाता है। वो कोशिका के माध्यम से नया पौधा ये किया जाता है। पुनर्निर्माण में फिर से निर्माण होता है। बहुविखंडन में बहुत सारे विखंडित हो जाते हैं बहुत सारे जीव या फिर कोई चीज़ का भाग जीवों का। द्विचर विखंडन 2 भाग में टूट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ होता है 1-2 क्वेश्चन नाम का, जो भी इसमें बहुत क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन करता हूं दोस्तों। कम से कम इतना का ही रट लेने से बहुत सारे क्वेश्चन छांटने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं नैस्कॉम। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देवजानी घोष नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बहुत सारे संस्थाओं में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों को महिला अध्यक्ष पहला पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन बोलेंगे? जैसे सेल का भी कुछ समय पहले बनी थी, ये बहुत 1974 में स्थापना हुआ था, इसको याद रखेंगे। और सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। इसका सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष थी। ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत सेल आता है दोस्तों। ये कमेंट करके पक्का बताइएगा। तब तक आगे हम कुछ कंपनियों का हेड बताते हैं कौन कौन है।
और भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। CISF के अभी पहली महिला महानिदेशक बने हैं नीना सिंह। ONGC के अलका मित्तल बने हैं पहली महिला अध्यक्ष। सेबी का माधवीपुरी बुच बने हैं पहला अध्यक्ष। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना गाइड के रूप में 1995 में हुआ था। और जो है इसका नगोजी ओंकोजी इवेला करके बने हैं पहले महिला हेड। तो इसको याद आप लोग कमेंट कीजिएगा महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार की लंबाई दुगनी करने पर आमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। तार की लंबाई अगर दुगना कर देंगे तो आमीटर में आधी रह जाएगी, दुगना करेंगे तो आधा होगा, 4 गुना करेंगे तो चौथाई हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सब पढ़ने का है दोस्तों। अभी 10th में हम लोग बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमें मेहनत करना पड़ता है कस के। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि उसका कोई इकाई नहीं होता। बहुत सारे चीज़ पढ़े ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो और बहुत सारे चीज़ों का मात्रक ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, लेकिन इनमें से कौन है जिसका कोई, तो सापेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपातिक राशि है। मान ले जाए ऊपर में 10 है, नीचे में 2 है, तो 5 हो गया। ये इसका कोई मात्रक अंक का नहीं होता है। घनत्व का भी होता है मात्रक। घनत्व का कमेंट कीजिए क्या होता है। केजी उसमें आता है दोस्तों, शॉर्ट में आपको ट्रिक के तौर पर बता रहे हैं। घनत्व का मात्रक क्या होता है, के याद रखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। विस्थापन का भी मात्रक होता है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है तो मीटर में होगा। दाब का मात्रक, प्रेशर का, बार के रूप में दाब को मापते हैं और दाब न्यूटन के रूप में भी मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्यपाल मलिक बनाए गए थे उस समय। अभी याद रखेंगे बिहार के CM कौन है, नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, VK सिंह हैं और सम्राट चौधरी हैं। विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। गवर्नर कौन है, राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर। पिछला वीडियो में भी मैंने किया था कि कमेंट कीजिए बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है और राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, लेकिन किन कोई भी व्यक्ति ने कमेंट नहीं दिया था। कमेंट देने से आपको याद रहेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो देखते रहते हैं तो बीच में कमेंट भी देने का प्रयास करें, या फिर क्वेश्चन लिख ले देखते के वक्त और बाद में लास्ट में सभी क्वेश्चनों का कमेंट कर दें। तो सत्यपाल मलिक ये सब हो गया। और गवर्नर कौन है, राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करते हैं। ये नाम का रहता है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन आराम से सुने, क्योंकि बहुत सारे GK GS और करेंट उरेंट सभी का रिवीजन हो जाता है इसमें। तो कहता है कि निम्नलिखित तत्व में बहुत सारे जो तत्व यहाँ दिए गए हैं, कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो याद रखें कि कार्बन में ऐसा गुण होता है, कार्बन जो है अपना समान तत्व वाले अन्य परमाणु के साथ मिलकर बड़ा अणु उत्पन्न करने का गुण रखता है, उसमें क्वालिटी है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। अगर किसी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण जो ऊर्जा बनती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं। गतिज ऊर्जा, जब वस्तु गतिज में रहती है उसके कारण कोई ऊर्जा जब निकलती है तो उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के रसायनों से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है जैसे बैटरी उटरी में, तो उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कमेंट करने से याद रहेगा दोस्तों, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। सेट बहुत अच्छा अच्छा है उसने, बाकी थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है और कोई भास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? पनबिजली घर जिसको बोलते हैं। तो जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन ऊर्जा है? तो जल विद्युत पनबिजली में पानी जो है बहुत गति में आती है दोस्तों, और यही गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी गतिज ऊर्जा का सहारा लेके विद्युत ऊर्जा बना देते हैं। तो पनबिजली घर में वही होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सब मैथ रीजनिंग भी दिया हुआ है। इधर मैथ रीजनिंग भी कोई भास्ट नहीं है, थोड़ा मेहनत करने वाला चीज़ है, सिंपल क्वेश्चन है। अब सीजीएल और एसएससी के जैसा मैथ तो पूछेगा नहीं रेलवे में उतना हार्ड। ये यहाँ देखिए, ये तो निकालने मैथ ही है, लेकिन खाली जान लीजिए 250 ग्राम का ऐसा भी लें जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है। 250 ग्राम का 5% निकाल लीजिए, तो जो जितना ग्राम आएगा वही आंसर हो गया, और क्या। ये तो मैथ ही है, लेकिन बिलियन दे दिया तो हमको लगा कि क्वेश्चन है साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड ने उस समय ज्ञात कितना तत्व को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया? तो आवर्त सारणी का बनाने का प्रयास बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। उसमें पहला बार बार ये सेट में आता है, बार बार मैं बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था, डोबराइनर का त्रिक नियम दिए थे डोबराइनर ने। न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, 8 तत्वों का समायोजन किए थे, और डोबराइनर का त्रिक नियम में 3 तत्वों का समायोजन किया गया था। उसके बाद मेंडलीफ ने बनाया, जो परमाणु भार के आधार पर बनाया गया, और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा निर्मित है, उसमें परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है उसे। तो न्यूजीलैंड जिस समय आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे, उस समय टोटल तत्वों की संख्या ज्ञात मात्र 56 थी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला या एंडीज उसी को बोलते हैं दोस्तों। तो एंडीज हमेशा याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में है। कुछ महाद्वीप जो हैं उसके कुछ प्रमुख पर्वतों को याद रखेंगे आप लोग। सबसे आसान वाला आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोलूँगा कि एशिया में सर्वाधिक ऊंची चोटी वाली पर्वत श्रृंखला कौन है एशिया का? बाकी मैं बता देता हूँ सब, ये हार्ड वाला। एशिया वाला तो आसान है, पक्का कमेंट कीजिएगा। अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रृंखला है, सुनिएगा। उत्तरी अमेरिका में रॉकी है। दक्षिण अमेरिका में अभी पढ़ लिया हम लोग एंडीज है। यूरोप में आल्पस है। और एशिया वाला के कमेंट करके बताइएगा। अंटार्कटिका तो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ तो खैर कुछ यही नहीं, बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई के आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से स्वामित्व उसका नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पेरेंट कंपनी की है, उसका वो है इंडिया विंस स्पोर्ट्स ऐसा करके कुछ नाम है कंपनी का। वो रिलायंस ये मुंबई आईपीएल टीम का मालिक वही है, लेकिन उसको रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीद लिया है, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? दोस्तों ग्लूकोज घोल बिजली का चालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है वो मतलब बिजली का चालक है। एसिटिक एसिड
किस में पाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में अमाशय में निकलता है, खाना पचाने के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड ने, इसको तो रटने वाली चीज़ है, लोन फॉक्स डांसिंग, ये रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। बाकी और देखिए अरुंधति रॉय जो बहुत फेमस हैं, इनका ही है रचना है दोस्तों, अरुंधति रॉय का ही गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। इसके लिए इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। जबकि बीएस नैपाल भी भारतीय मूल के ही लेखक हैं और इन्हें इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे इसे ख़त्म हुआ। एक क्वेश्चन और लास्ट में दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सभी पच जाते हैं। और बड़ी आंत में तो दोस्तों जो जो अनपचा भोजन रहता है और जिसमें पानी रहता है, तो वहाँ से पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी अनपचा भोजन को गुदा के द्वारा, मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप सुन लिए हैं तो काबिले तारीफ़ का काम किए हैं, और इस तरह से बने रहें, प्यार दुलार देते रहें, और आगे भी इसी तरह से सेट लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।